गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिद्धार्थ कुमार, परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत। और भूगोल एक वैकल्पिक विषय के रूप में और सामान्य अध्ययन के एक सेगमेंट के रूप में बड़ा ही महत्वपूर्ण, और उसी भूगोल के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। भूगोल को कैसे पढ़ा जाए, इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्य तौर से भूगोल के विषय में एक धारणा होती है कि ये एक कठिन विषय है, पर विषय कभी भी कोई कठिन नहीं होता। विषय की कठिनता और सरलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने मनोयोग से उस विषय को पढ़ना चाहते हैं, और इस बात पर निर्भर करती है कि आपका मेंटोर कितने मनोयोग से उस विषय को पढ़ाना चाहता है। तो जब भी आप किसी विषय को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करने के क्रम में आपको ये समझना होता है कि उस विषय को किस प्रकार से पढ़ा जाए। देखिए, व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू बी ए सिविल सर्वेंट, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब आपने सिविल सेवा में जाने का मन बना लिया है, दो चीज़ें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या? फर्स्ट, यू विल हैव टू नो व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट। इस विषय का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको ये जानना है कि आपको इस विषय को कैसे पढ़ना है। इन दो बिंदुओं पर आपको केंद्रित करना है अपने आप को जब आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। गौर कीजिए, विषय पाठ्यक्रम को लेकर भिन्न भिन्न आयोगों ने निर्धारित किया है कि आपको क्या पढ़ना है। भूगोल में कैसे पढ़ना है, इस बिंदु पर हम लोग चर्चा विशेष तौर से करेंगे कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए। और आप देखेंगे कि पढ़ने का जो टेक्निक है, तरीका है, यही आपको सफलता की ओर अग्रसर करता है। आप जानते हैं कि आपके समीप बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग सक्सेस फाइनली, लेकिन उन्हें अंततः सफलता नहीं मिल रही। प्रयास, लगातार प्रयास के बावजूद कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, कभी मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, कभी इंटरव्यू से वापस हो रहे हैं, साक्षात्कार से वापस हो रहे हैं। वाई दे आर नॉट गेटिंग सक्सेस फाइनली? क्या कारण है कि वो पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें आंशिक सफलता मिल रही है। और कुछ ऐसे भी आपको स्टूडेंट दिखेंगे, कंपटीटर आपको दिखेंगे, प्रतियोगी छात्र दिखेंगे, जो अपने पहले प्रयास में सफलता को अर्जित कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज ए गैप बिटवीन देम। उनके बीच कहीं ना कहीं कोई गैप है। एक वैसा छात्र जो लगातार मेहनत के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और एक ऐसा प्रतियोगी छात्र जो अपने पहले प्रयास में सफल हो रहा है। इन दोनों के बीच ऐसा क्या गैप है जो लगातार प्रयास करने के बावजूद सफलता प्राप्त करने वाले छात्र को सफलता नहीं मिल रही है, प्रयास करने वाले छात्र को सफलता नहीं मिल रही। तो इस बिंदु पर विचार करने की जरूरत कि हम कैसे बहुत कम समय में सिविल सेवा में चयनित हों। और इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है वो आपको ये समझना है कि विषय का अध्ययन कैसे किया जाए। भूगोल विषय को आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। कैसे आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, इस पर विचार करेंगे। गौर करें, आप यूपीएससी को केंद्रित करें आप, या प्रांतीय लोक सेवा आयोग को केंद्रित करें, बीपीएससी को केंद्रित करें, यूपीपीसीएस को केंद्रित करें आप, देन यू विल फाइंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन ज्योग्राफी। जब पिछले कई सालों के प्रश्नों को आप देखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को आप देखेंगे, तो आपको यह ज्ञात होगा कि भूगोल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न हैं भूगोल में? क्वेश्चंस आर इंफॉर्मेटिव, सूचनात्मक प्रश्न होते हैं। क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल, संकल्पनात्मक प्रश्न होते हैं। एंड दे आर कार्टोग्राफिकल ऑल्सो, और वे मानचित्रात्मक प्रश्न होते हैं। सो यू विल हैव टू बी इंफॉर्मेटिव, you will have to be conceptual and you will have to be cartographical also। तो भूगोल पढ़ने के क्रम में आपको इंफॉर्मेटिव होना है, भूगोल पढ़ने के क्रम में आपको संकल्पनात्मक कॉन्सेप्चुअल होना है, और भूगोल पढ़ने के क्रम में आपको कार्टोग्राफिकल होना है, मानचित्रात्मक होना है। इन 3 टेक्निक्स को आपको एडॉप्ट करने हैं, और उन्हीं टेक्निक्स के माध्यम से भूगोल का अध्ययन आपको करना है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कैसे हम इंफॉर्मेटिव हों, कैसे हम कॉन्सेप्चुअल हों, और कैसे हम कार्टोग्राफिकल हो, इन चीज़ों को समझने का आपको प्रयास करना है। ओके, नाउ ध्यान दीजिए आप।
किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ने के क्रम में टॉपिक्स को आप जब पढ़ रहे हैं तो वहां आपको यह सर्च करना होगा कि कहां यहां पर इंफॉर्मेशन है, यहां पर सूचनाएं कहां पर है। और जैसे ही उन सूचनाओं को आप कलेक्ट करेंगे, फैक्ट को आप कलेक्ट करेंगे, यू विल बी इंफॉर्मेटिव। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट एक विंड है, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड व्यापारिक पवन कहते हैं। विंड इज ए परमानेंट विंड, ये एक अस्थाई पवन है। और आपने कहीं पर पढ़ लिया कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इज नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है और यहां पर एक विंड है, यहां पर ये दूसरी विंड है, ये दोनों ट्रेड विंड है मान लेते हैं, सपोज दैट। ट्रेड विंड आर कॉल्ड एज स्टर्लीज, इन्हें व्यापारिक पवन कहते हैं, अस्थाई पवन के रूप में जानते हैं, प्लैनेटरी विंड के रूप में हम जानते हैं। और जब हम पढ़ते हैं ट्रेड विंड के विषय में तो हमें ज्ञात होता है कि दे आर ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होती है। हमने पढ़ा कि डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। इस पवन की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व है। अब देखिए, मान लीजिए यहां देखिए, आप इस विंड को देखिए, नॉर्थ, यहां साउथ है, यहां ईस्ट है और यहां पर वेस्ट है। ओके, अगर विंड ईस्ट से आती है देन इट इज नेम्ड एज ईस्टर्लीज। अगर पवन का प्रवाह पूर्व से है तो इसे हम पूर्वा पवन कहते हैं। ठीक है, जिस ओर से पवन आती है वही उसकी डायरेक्शन होती है, वही उसकी दिशा मानी जाती है। अब देखिए इस विंड को देखिए, ये विंड किधर से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से। और अगर ये ट्रेड विंड है, अगर ये ट्रेड विंड है देन डायरेक्शन ऑफ दिस विंड इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ओके, यहां सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध में देखिए इस विंड को, ये डायरेक्शन है, क्या होगा, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। देखा आपने डायरेक्शन कहां है, विंड कहां से प्रवाहित हो रही है, साउथ ईस्ट से। सो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इज नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब जैसे ही आपने पढ़ा, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं ट्रेड विंड इज ए परमानेंट विंड is blowing from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt in both the hemisphere. Direction of wind is northeast in northern hemisphere and southeast in southern hemisphere. ये जैसे आपने पढ़ा, व्यापारिक पवन एक अस्थाई पवन है। इस पवन का प्रवाह उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में होता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती है। नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है। अब यहां आपको एक इंफॉर्मेशन मिला, क्या इंफॉर्मेशन मिला, क्या सूचना मिली, व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व होती। अब मान लीजिए कि व्यापारिक पवन है, व्यापारिक पवन, इनकी दिशा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है, साउथ ईस्ट है। ये क्या एक इंफॉर्मेशन है। तो जब भी ज्योग्राफी को पढ़ाया जाता है तो वहां पढ़ने के क्रम में किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे हम ट्रेड विंड के विषय में पढ़ रहे थे और पढ़ते हुए हमें ज्ञात हुआ कि दे आर परमानेंट विंड, ये अस्थायी पवन होती। हमने ये जाना कि दे आर ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध की ओर प्रवाहित होती है। अब देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट,
जब आप एडवांस स्टडी करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि बिटवीन 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रेशर बेल्ट होती है दैट इज हाई प्रेशर बेल्ट। जब आप एडवांस स्टडी करेंगे तो आपको ज्ञात होगा ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है और यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर बेल्ट है दोनों गोलार्धों में, और इन्हीं को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप्स बिटवीन 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर बोथ। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास होता है। कैसे होता है ये बाद में हम लोग देखेंगे, अभी हम सिर्फ ये समझने का प्रयास करें कि हमें ज्योग्राफी को किस प्रकार से पढ़ना है। और पढ़ने के क्रम में हमने आपको बताया था कि ज्योग्राफी पढ़ने के 3 टेक्निक्स हैं। क्या? वी हैव टू बी इंफॉर्मेटिव, वी हैव टू बी कॉन्सेप्चुअल एंड वी हैव टू बी कार्टोग्राफिकल। हमें सूचनात्मक होना होगा, हमें संकल्पनात्मक होना होगा और हमें मानचित्रात्मक होना होगा। और उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम सूचनात्मक होंगे, कैसे हम संकल्पनात्मक होंगे और कैसे हम मानचित्रात्मक होंगे। ठीक है, नाउ लिसन। ट्रेड विंड के विषय में चर्चा करते हुए हम इसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ट्रेड विंड के विषय में हमने बताया, व्यापारिक पवन के विषय में हमने बताया कि दे आर परमानेंट विंड। ओके, ये अस्थाई पवन है। अस्थाई पवन का क्या मतलब है? इनका प्रवाह क्षेत्र निश्चित है और सालों भर इनकी दिशा भी निश्चित पाई जा रही है। क्या है? तो हमने आपको बताया कि ये उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध, ये देखिए लो प्रेशर बेल्ट है 5 डिग्री नॉर्दर्न एंड 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स के बीच में, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ये लो प्रेशर बेल्ट होती है। कैसे होती है बाद में एडवांस स्टडी में, अभी सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन आप अपने पास कलेक्ट कीजिए। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड, वेयर एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 5 डिग्री नॉर्दर्न एंड 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स। तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी यहां विकसित होती है, यहां विकसित होती है और भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी यहां विकसित होती है, और इन्हीं पेटियों के सहारे ये ट्रेड विंड व्यापारिक पवन का प्रभाव पाया जाता है। इतना हमें बस सिर्फ जानना है। कैसे ये है ये बाद में जब हम एडवांस स्टडी करेंगे तो वहां समझने का हम सिर्फ ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्योग्राफी कैसे इंफॉर्मेटिव होगी, ज्योग्राफी को कैसे कॉन्सेप्चुअल बनाएंगे, ज्योग्राफी को कैसे कार्टोग्राफिकल तैयार करेंगे। ओके, नाउ लिसन। अब ये देखिए, हमने डायरेक्शन देख लिया नॉर्थ ईस्ट है, हमने डायरेक्शन देख लिया साउथ ईस्ट है। ये क्या है कि इंफॉर्मेशन है। ट्रेड विंड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ ईस्ट। एक इंफॉर्मेशन है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन उत्तर पूर्व से और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन दक्षिण पूर्व से प्रवाहित होती है। अब मान लीजिए अगर प्रश्न पत्र में आ जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा क्या है, और 4 ऑप्शन आपके सामने मान लीजिए अगर आ जाए, 4 विकल्प आपके सामने आ जाए, गौर कीजिए। पहला ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट, दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए है साउथ ईस्ट और चौथा ऑप्शन है साउथ वेस्ट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप क्या करेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है? इंफॉर्मेटिव है, सूचनात्मक है। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्नों को सूचनात्मक प्रश्न के रूप में हम जानते हैं। लेकिन जैसे ही आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की ओर मुड़ेंगे वैसे ही आपको वहां पर कार्य और कारण का संबंध स्थापित होता हुआ दिखेगा। अब जैसे ही आपने ये जाना कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इज नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, वैसे ये क्वेश्चन मार्क सबसे पहले उठता है कि व्हाई द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड
इज नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर। क्यों व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व हो जाती है। और इसकी जानकारी जैसे ही आपको होगी वहीं पर आप क्या हो जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, संकल्पनात्मक हो जाते हैं। अब क्यों यह डायरेक्शन है, क्यों यह डायरेक्शन है, लिसन। अभी हमने देखा कि ट्रेड विंड की डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ ईस्ट है और सदर्न हेमिस्फेयर में यह साउथ ईस्ट है ना। अब यह डायरेक्शन क्यों है, ध्यान दीजिए। अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती, और कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट अगर घूम रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमे या पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती हो, पृथ्वी क्या है, इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही। अब इस घूमने का परिणाम यह है कि एक डिफ्लेक्टिव फोर्स जनरेट होती है, एक विक्षेपक बल की उत्पत्ति होती है, और उस विक्षेपक बल के कारण विंड के डायरेक्शन चेंज करते हैं, पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। ओके, सो डिफ्लेक्टिव फोर्स विच इज ऑल्सो नेम्ड एज कॉरियोलिस फोर्स इज जनरेटेड बाय द रोटेशन मोशन ऑफ अर्थ। विक्षेपक बल जिसे हम कॉरियोलिस बल कहते हैं, यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण विकसित होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसी के कारण जिस विक्षेपक बल की उत्पत्ति होती है उस विक्षेपक बल को ही कॉरियोलिस फोर्स कहा गया। कॉरियोलिस फोर्स कहा गया। So Coriolis force is a deflective force liable to change in direction of the wind. ये पवनों की दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। अब डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? In northern hemisphere wind deflects towards right hand side. उत्तरी गोलार्ध में जो पवने हैं उनका जो विक्षेपण दिखाई देगा वो दाहिनी ओर दिखाई देगा, राइट हैंड साइड में। एंड इन सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध में ये जो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा वो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा। ओके, सो वाई डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इज नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर। इसका जो मूल कारण है वो पृथ्वी की घूर्णन गति है, और उस घूर्णन गति के कारण इस कॉरियोलिस फोर्स की उत्पत्ति है, और उस फोर्स के कारण पवनों की दिशा कैसी हो जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गौर करें आप, चीजें बहुत स्पष्टता के साथ आपको समझ में आएंगी। अब मान लीजिए एक एरिया ये है और दूसरा एरिया ये है, ये हाई प्रेशर का है, ये लो प्रेशर का है। अब ये एरिया हाई प्रेशर का है और ये एरिया लो प्रेशर का है। When pressure is high on an area, then that is an area of accumulation of wind. जब भी किसी क्षेत्र पर उच्च दाब की स्थिति है, इसका मतलब है कि वहां पर पवनों का जमाव है, संचय है, और तभी उच्च दाब बना। इस क्षेत्र पर मान लीजिए ऊपर से पवनों का अवतरण है, कन्वर्जेंस है, अभिसरण है, बैठ रही है, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है, हाई प्रेशर होता है। और यहां से मान लीजिए कि पवनों का मूवमेंट है, वो मूव कर चुकी, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? लो होगा। दिस प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट। इस वायु दाब भिन्नता को दाब प्रवणता के रूप में हम जानते हैं। एंड प्रेशर ग्रेडियंट इज लायबल फॉर मूवमेंट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ विंड।
और यही दाब प्रवणता पवनों के संचरण के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो विंड का सर्कुलेशन कैसे होगा? फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। विंड ऑलवेज सर्कुलेट्स फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। पवन का संचार हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। इज इट क्लियर? ओके। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है विंड का सर्कुलेशन। अब हम देख रहे थे, गौर कीजिए, हमने आपसे कहा था ये 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, 30 डिग्री टू 35 डिग्री ये सदर्न हेमिस्फेयर में, ये दोनों हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं। एंड प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इन्हें उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहा गया। अब मान लीजिए कि ये लो प्रेशर बेल्ट है और ये लो प्रेशर बेल्ट कहाँ डेवलप है? बिटवीन 5 डिग्री नॉर्दर्न एंड 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। तो यहां हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, विंड का सर्कुलेशन होगा फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट, फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। अगर अर्थ में रोटेशन मोशन नहीं होता तो विंड के डायरेक्शन भी चेंज नहीं होते। बट अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, so direction of wind is deflected by the Coriolis force। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पवनों की दिशा कॉरियोलिस बल के कारण विक्षेपित होती है। और डिफ्लेक्शन किधर होगा? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। डिफ्लेक्शन किधर होगा? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ये हमको दिखाई देता है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। और सदर्न हेमिस्फेयर में कैसा दिखता है? लेफ्ट हैंड साइड में। अब थोड़ी सिंपल सी बात, अगर हाई प्रेशर है तो आप एज्यूम कीजिए कि दैट इज एन ऑर्गन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज ए हेड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। अब मान लीजिए कि ये हेड है किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कि ये किसी व्यक्ति का हेड है, दैट इज एरिया ऑफ हाई प्रेशर। हेड इट मीन्स हाई प्रेशर, और लेग इट मीन्स लो प्रेशर। हम मान लेते हैं पर्सन ए, ये एरिया इसका हाई प्रेशर का, ये लेग वाला एरिया लो प्रेशर है। हेड हाई प्रेशर, लेग लो प्रेशर। अब विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। हेमिस्फेयर इज नॉर्दर्न। कौन सा है? नॉर्दर्न। और नॉर्दर्न में क्या है? राइट हैंड साइड में फेरेल्स लॉ है। डायरेक्शन ऑफ परमानेंट विंड विल बी चेंज्ड इन राइट हैंड साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हैंड साइड इन सदर्न हेमिस्फेयर। अब देखिए इस पर्सन को, देखिए इसके दो हैंड हैं। मान लीजिए कि हैंड ए और हैंड बी है। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच वन इज द राइट हैंड ऑफ दिस पर्सन। अब आपको यह तय करना है कि इस व्यक्ति का कौन सा हाथ दाहिना हाथ है। बट नेचुरल, दिस हैंड इज राइट हैंड ऑफ दिस पर्सन। यही हाथ इस व्यक्ति का दाहिना हाथ है, यही हाथ दाहिना हाथ है। तो विंड का जो डिफ्लेक्शन होगा टूवर्ड्स राइट हैंड साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सो डिफ्लेक्शन ऑफ दिस विंड इज दिस साइड। इस पवन का जो विक्षेपण है वो इस दिशा में होगा। इज इट क्लियर? अब सदर्न हेमिस्फेयर को अगर आप देखें और यहां पर मान लीजिए कि हाई प्रेशर है, तो मान लीजिए कि ये हाई प्रेशर है और यहां ये व्यक्ति है और इसका ये लो प्रेशर और इसके दो हैंड। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। इज इट क्लियर? अब देखिए ये सदर्न हेमिस्फेयर है और अभी हमने आपसे कहा कि एज अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूम रही है और इसी के कारण से कॉरियोलिस फोर्स डेवलप हो रही है। और उस फोर्स का परिणाम यह है कि विंड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन किधर है? तो लेफ्ट हैंड साइड में, सदर्न हेमिस्फेयर। तो सदर्न हेमिस्फेयर में आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा हैंड इसका लेफ्ट हैंड है। दिस हैंड इज लेफ्ट हैंड ऑफ दिस पर्सन।
यही हाथ इस व्यक्ति का बायां हाथ है और लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है तो इसका मतलब क्या होगा, डिफ्लेक्शन इस साइड में होंगे। गौर कीजिए आप, जब हम लोग ट्रेड विंड की चर्चा कर रहे थे प्रारंभ में, तो हम लोगों ने ये देखा था कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इज नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्या इस विंड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है? क्या इस विंड का डायरेक्शन साउथ ईस्ट है ना? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अब यह स्पष्ट हो गया कि वाई द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इज नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। व्यापारिक पवनों की दिशा क्यों उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती है? क्या कारण है? रोटेशन मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने का परिणाम है कि पवनों की दिशा में डिफ्लेक्शन होते हैं, विक्षेपण होते हैं, दिशा परिवर्तित होती है। और परिवर्तन कैसा है? तो फेरल ने एक लॉ दिया जिसे फेरल्स लॉ के रूप में हम जानते हैं, और उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डायरेक्शन विल बी चेंज टूवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। पवनों की दिशा किस ओर होगी? तो दाहिनी ओर होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर होगी? तो बाईं ओर होगी। और उसी का परिणाम था कि डायरेक्शन क्या है ट्रेड विंड की? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट। तो दो चीजें महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिए। जब हम ट्रेड विंड के विषय में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि ट्रेड विंड क्या है। हमने पढ़ा कि इट इज ए परमानेंट विंड, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर। डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। व्यापारिक पवन के विषय में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि एक अस्थायी पवन है, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व है। तो यहां हम इंफॉर्मेटिव थे, और जैसे ही हमने ये जान लिया कि वाई डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, यहीं पर हम क्या हो गए? कॉन्सेप्चुअल हो गए। तो किसी भी कार्य का अगर आपको कारण ज्ञात हो जाए तो वहीं पर आप क्या हो जाते? कॉन्सेप्चुअल हो जाते, संकल्पनात्मक हो जाते। तो ज्योग्राफी पढ़ने के क्रम में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी इंफॉर्मेटिव, देन आफ्टर यू विल हैव टू बी कॉन्सेप्चुअल। अब रही बात की कार्टोग्राफिकल कैसे हो, मानचित्रात्मक कैसे हो। गौर कीजिए, ये आप मैप देख रहे हैं, ठीक है? और मैप को जब आप देखते हैं तो ये आप देखिए, ये आप इक्वेटर को देख रहे हैं। यहां पर देखिए, ये आपको इक्वेटर दिखाई दे रहा है। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज एन इक्वेटर। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट डेवलप्स बिटवीन 5 डिग्री नॉर्दर्न एंड 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विकास 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। इसका मतलब है कि ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट। और हमने क्या देखा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को, उपोष्ण उच्च दाब पेटी को। तो हमने देखा कि दिस बेल्ट डेवलप्स बिटवीन 30 टू 35 डिग्री लैटिट्यूड्स। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर होगा ये, इसके ऊपर होगा ये, और ये एरिया फिर ट्रेड विंड का बनेगा। अब ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये ट्रेड विंड है, यहां मान लीजिए कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में ये ट्रेड विंड। तो मैप पर हम देख रहे हैं, वर्ल्ड के मैप पर हम देख रहे हैं ट्रेड विंड को, व्यापारिक पवन को। और हमने देखा कि विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब पढ़ने के क्रम में
जब आप देखते हैं कि विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और यहां ये महासागर आपको दिखाई दे रहा है, तो महासागर पर जब ये विंड होगी देन इट विल कैरी वाटर वेपर्स, तब ये जलवाष्प को कैरी करेगी और जलवाष्प को लेकर आएगी, देन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट विल गेट रेन, तब महाद्वीपों के इस पूर्वी भाग में क्या होगी, वर्षा होगी। ओके, तो जैसे ही आप थ्रू मैप पढ़ना प्रारंभ करते हैं ट्रेड विंड के विषय में, और आप जानते हैं कि ट्रेड विंड इज एन ईस्टर्लीज, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इज लायबल फॉर रेन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट, किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी, वर्षा के लिए उत्तरदायी। लेकिन जैसे ये विंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट होगी, यहां आएगी वेस्टर्न मार्जिन पर, यहां आते आते इसका वाटर वेपर खत्म होगा एंड देन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ए कॉन्टिनेंट विल बी एन एरिया ऑफ ए ट्रॉपिकल डेजर्ट, और तब महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग होंगे ये उष्ण मरुस्थलों के प्रदेश होंगे। ओके, तो ये एरिया डेजर्ट बनेगा, यहां पर ये एरिया डेजर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। यहां पर अगर आप यहां देखें तो यहां पर ये एरिया आपको डेजर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। आप यहां से देखें अगर तो ये एरिया आपको डेजर्ट बनता हुआ दिखाई देगा, डेजर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। अब फॉलो कीजिए, यहां पर डेजर्ट दिख रहा है आपको वेस्टर्न मार्जिन में, यहां पर आपको अटकामा डेजर्ट दिख रहा है, यहां सोनोरन है, मोजावे डेजर्ट है, यहाँ नॉर्दर्न चिली का अटकामा डेजर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ सहारा का डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ कालाहारी के डेजर्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, यहाँ पर आपको डेजर्ट देखने को मिल रहे हैं। Why tropical desert of the world are located in western part of a continent nearby the Tropic of Cancer and Capricorn? तो उसका एक ही उत्तर है कि ड्यू टू ईस्टर्लीज, ड्यू टू ए परमानेंट विंड, ड्यू टू ए ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनों के कारण। क्यों महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थल विकसित हो रहे हैं, तो उसका एक ही कारण आपको दिखाई देगा, और वो कारण क्या देख रहे हैं, मूल रूप से व्यापारिक पवन। एक दूसरा कारण भी माना जाता, क्या कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स आर अफेक्टेड बाय कोल्ड कैरेंट्स। इन सारे तटों पर ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। यहाँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, यहाँ पर आप देखेंगे बेंगुला कोल्ड कैरेंट है, यहाँ पर पेरुवियन कोल्ड कैरेंट, यहाँ पर कैलिफोर्नियन कोल्ड कैरेंट। तो ये कोल्ड कैरेंट्स का एरिया वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो देयर आर टू रीजन्स बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के उष्ण मरुस्थलों के विकसित होने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है ट्रेड विंड विच इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इज लायबल फॉर रेन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड वेस्टर्न पार्ट आर ड्राई। तो व्यापारिक पवनें मरुस्थलों के विकास के लिए उत्तरदायी, मरुस्थलों के विकास के लिए उत्तरदायी कहां, तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग में वर्षा करती, पश्चिमी भाग तक आते आते इनका वाटर वेपर खत्म हो जाता है। सो जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हमें क्या होना होगा, इंफॉर्मेटिव होना होगा, हमें क्या होना होगा, कॉन्सेप्चुअल होना होगा, हमें क्या होना होगा, कार्टोग्राफिकल होना होगा। और यही तीन टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम सिविल सेवा में ज्योग्राफी को बेहतर बना सकते हैं। ओके, केवल टेक्निक से ही अवेयर होने की जरूरत नहीं, आपको प्रश्नों के माध्यम से भी अपने आप को मजबूत करने की जरूरत, प्रश्नों का आंसर एक्सरसाइज करने की जरूरत, और यही आपको यूपीएससी में सफलता की ओर ले जाएगा। ओके, तो आज हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की कि कैसे हमें ज्योग्राफी को पढ़ना है सिविल सेवा में, और हमने आपको बताया कि हमें इंफॉर्मेटिव होना है, हमें आपको कॉन्सेप्चुअल होना है और कार्टोग्राफिकल। और एक एक बिंदुओं को जब आप पढ़ेंगे ना तो ज्योग्राफी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको हर चीज़ याद होता हुआ नजर आएगा। हम लोग 1 बाय 1 सारी चीज़ों को कवर करेंगे, और तब फिर कवर करते हुए आप देखेंगे कि ज्योग्राफी कैसे आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, सब कुछ प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे, और प्रश्नों के माध्यम से ही खेलते हुए पढ़ेंगे। ऐसा लगेगा कि ये सब्जेक्ट इतना इजी है आपके लिए। ठीक है,
ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।